वेलकम बैक। अभी तक हमने मेमोरी को एक बहुत बड़े कंटिन्यूअस लैंडस्केप की तरह समझने में काफ़ी समय बिताया है। हाई कैपेसिटी मेन सिस्टम DRAM से लेकर सीधे CPU कोर के अंदर एम्बेडेड टाइट और लाइटनिंग फास्ट L1 कैश लाइंस तक। लेकिन L1 SRAM कैश जितनी फास्ट है, जो लगभग 1 से 2 नैनोसेकंड्स या 4 से 5 CPU साइकिल्स का समय लेती है, ये अभी भी मेमोरी हायरार्की का एब्सोल्यूट टॉप नहीं है। अपने कंप्यूटर में सबसे फास्ट स्टोरेज लोकेशंस को ढूंढने के लिए हमें प्रोसेसर कोर के ही अंदर देखना होगा, जो सीधे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU और एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस के बगल में होते हैं। हम CPU रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। रजिस्टर्स एग्जीक्यूशन यूनिट के पर्सनल वर्कबेंच होते हैं। वे किसी बस पर नहीं रहते हैं और उन्हें कैश कंट्रोलर टैग मैचिंग या लाइन फिल लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जीक्यूशन इंजन के सिलिकॉन सबस्ट्रेट में सीधे बने फ्लिप फ्लॉप लैचेस से तैयार रजिस्टर्स इफेक्टिवली जीरो लेटेंसी के साथ काम करते हैं, जिसका मतलब है कि उनका डेटा ठीक उसी क्लॉक साइकिल के भीतर अवेलेबल हो जाता है जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। जब आप C++ कोड लिखते हैं, जैसे int c = a+b, तो CPU सीधे एक सिंगल ऑपरेशन में दो मेमोरी लोकेशंस को ऐड नहीं कर सकता। इसे मेमोरी या कैश से A और B की वैल्यूज को रजिस्टर्स में खींचना होगा, ALU का यूज करके सम कंप्यूट करना होगा, रिजल्ट को एक रजिस्टर में रखना होगा और आखिरकार उस रजिस्टर की वैल्यू को वापस कैश में राइट करना होगा। इस सेक्शन में हम x86-64 रजिस्टर आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये छोटे 64 बिट स्टोरेज स्लॉट्स पुराने 16 बिट डिजाइन्स से इवॉल्व हुए, कैसे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कोड एग्जीक्यूशन और स्टैक को मैनेज करते हैं, और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉलिंग कन्वेंशन इन रजिस्टर्स को C++ फंक्शन कॉल्स के लिए एक कोऑर्डिनेटेड प्रोटोकॉल में बदल देता है। सेक्शन ब्रेक। द जनरल पर्पस रजिस्टर एरे x86-64 आर्किटेक्चर में एक 64 बिट CPU कोर प्रोग्रामर और कंपाइलर को 16 प्राइमरी जनरल पर्पस रजिस्टर्स यानी GPRs एक्सपोज करता है। हालांकि इन्हें जनरल पर्पस कहा जाता है, लेकिन हिस्ट्री और कन्वेंशन ने इनमें से कई पर स्पेसिफिक रोल्स की छाप छोड़ दी है। इससे पहले कि हम उन्हें लिस्ट करें, मुझे एक हिस्टोरिकल क्वर्क के बारे में बात करने दीजिए, जो लो लेवल सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में कदम रखने वाले लगभग हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि x86-64 रजिस्टर्स के इतने अजीब नाम क्यों हैं। यह डायग्राम एक 64 बिट CPU रजिस्टर के स्ट्रक्चर लेआउट को दिखाता है और डिटेल में समझाता है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसे कैसे छोटे 32 बिट, 16 बिट और 8 बिट कंपोनेंट्स में सबडिवाइड किया गया है। साथ ही ये हर सब डिवीजन द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेसिफिक बिट रेंजेस को भी दिखाता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की लेगेसी। x86 आर्किटेक्चर एक इवोल्यूशनरी स्टैंडर्ड है जो 1978 में रिलीज हुए 16 बिट इंटेल 8086 प्रोसेसर के समय का है। उस समय रजिस्टर्स 16 बिट्स वाइड होते थे और उनके काम के हिसाब से उनके नाम रखे गए थे, जैसे x यानी एक्यूमुलेटर, bx यानी बेस, cx यानी काउंट और dx यानी डेटा। जब इंटेल ने 80386 यानी IA32 के साथ आर्किटेक्चर को 32 बिट्स तक एक्सपेंड किया, तो उन्होंने पुराने रजिस्टर्स को फेंका नहीं, इसके बजाय उन्होंने उन्हें एक्सटेंड कर दिया। 16 बिट AX रजिस्टर एक नए 32 बिट रजिस्टर का लोअर हाफ बन गया, जिसका नाम AX यानी एक्सटेंडेड AX था। जब AMD ने 64 बिट एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस किया यानी AMD 64, जिसे बाद में इंटेल ने x86-64 के रूप में अपनाया, तो रजिस्टर का साइज फिर से डबल हो गया। AX 64 बिट RX रजिस्टर यानी रजिस्टर AX का लोअर हाफ बन गया। एग्जिस्टिंग रजिस्टर्स को एक्सटेंड करने के साथ ही AMD ने 8 बिल्कुल नए 64 बिट रजिस्टर्स जोड़े जो R8 से R15 तक हैं। इस डिज़ाइन की वजह से आपका कोड जिस डेटा टाइप पर काम कर रहा है, उसके हिसाब से आप एक सिंगल 64 बिट रजिस्टर को छोटे सब रजिस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। RAX फुल 64 बिट रजिस्टर है जो 64 बिट इंटीजर्स या मेमोरी पॉइंटर्स होल्ड करता है। EAXR AX के लोअर 32 बिट्स हैं जो int 32T या अनसाइंड int होल्ड करता है। AXR AX के लोअर 16 बिट्स हैं जो int 16T या शॉर्ट होल्ड करता है। ALR AX के लोअर 8 बिट्स हैं जो int 8T या कैर होल्ड करता है। AH लोअर 16 बिट AX रजिस्टर का हाई बाइट है जो बिट्स 8 से 15 तक होता है। 32 बिट जीरो एक्सटेंशन रूल यानी एक क्रिटिकल गौचा। असेंबली रीड करते समय या C++ कोड को ऑप्टिमाइज करते समय आपको एक ज़रूरी रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी 32 बिट सब रजिस्टर में राइट करने से पेरेंट 64 बिट रजिस्टर के ऊपर के 32 बिट्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाते हैं।
अगर आर ए एक्स में 0xFFFFFFFFFF है और आप ए एक्स में 0x00000005 राइट करने के लिए एक असेंबली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो आर ए एक्स के टॉप 32 बिट स्वाइप क्लीन हो जाते हैं। आर ए एक्स में अब 0x0000000000000005 होता है। हालांकि यह 8 बिट या 16 बिट सब रजिस्टर्स के लिए सच नहीं है। एल या ए एक्स में राइट करने से केवल वे स्पेसिफिक लोअर बिट्स ही मॉडिफाई होते हैं और बाकी का 64 बिट रजिस्टर इंटैक्ट रहता है। माइक्रो आर्किटेक्ट्स ने आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजनों में रजिस्टर डेटा डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करने और सीपीयू स्टॉल्स को रोकने के लिए इस 32 बिट 0x अटेंशन रूल को इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन ब्रेक। 16 जनरल पर्पज रजिस्टर्स को कैटलॉग करना। चलिए सभी 16 जीपीआरस और उनके आर्किटेक्चरल सब कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। यह टेबल x86 आर्किटेक्चर के 64 बिट रजिस्टर्स को उनके 32 बिट, 16 बिट और 8 बिट लो सब रजिस्टर्स के साथ और उनके प्राइमरी यूसेजेस को बताती है। प्राइमरी एक्यूमुलेटर रजिस्टर RAX है, जिसके सब रजिस्टर्स AX, AX और AL हैं, जो फंक्शन रिटर्न वैल्यूज और अरिथमेटिक टारगेट्स के लिए यूज होता है। RBX, जिसके सब रजिस्टर्स EBX, BX और BL हैं, जनरल डेटा स्टोरेज के लिए बेस रजिस्टर है और कैली सेव्ड है। RCX, जिसके सब रजिस्टर्स ECX, CX और CL हैं, लूप्स और बिट शिफ्ट ऑपरेशंस के लिए काउंटर की तरह काम करता है। RDX, जिसके सब रजिस्टर्स EDX, DX और DL हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, थर्ड फंक्शन आर्गुमेंट और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए डेटा रजिस्टर के रूप में काम करता है। RSI, जिसके सब रजिस्टर्स ESI, SI और SIL हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए सोर्स, इंडेक्स और सेकंड फंक्शन आर्गुमेंट है। RDI, जिसके सब रजिस्टर्स EDI, DI और DIL हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए डेस्टिनेशन इंडेक्स और फर्स्ट फंक्शन आर्गुमेंट है। RBP, जिसके सब रजिस्टर्स EBP, BP और BPL हैं, स्टैक फ्रेम के लिए बेस पॉइंटर है और कैली सेव्ड है। RSP, जिसके सब रजिस्टर्स ESP, ASP और ASPL हैं, स्टैक पॉइंटर है जो स्टैक के करंट टॉप को पॉइंट करता है। रजिस्टर्स R8 से R15 एक्सटेंडेड रजिस्टर्स हैं। उनके सब रजिस्टर्स एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जिसमें 32 बिट, 16 बिट और 8 बिट लो सब रजिस्टर्स के लिए सब समशा सक्सेस D, W और B का यूज किया जाता है। यूसेज के लिए R8 फिफ्थ फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में काम करता है। R9 सिक्स्थ फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में काम करता है। R10 एक स्क्रैच रजिस्टर है, जिसे कॉलर सेव्ड के रूप में भी जाना जाता है। R11 टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एक स्क्रैच रजिस्टर है। लास्ट में रजिस्टर्स R12, R13, R14 और R15 ये सभी जनरल स्टोरेज के लिए यूज होते हैं और कैली सेव्ड हैं। नोटिस करें कि कैसे रजिस्टर्स R8 से R15 सब रजिस्टर्स के लिए एक सिंपल सफिक्स नेमिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं, जैसे डबल वर्ड यानी 32 बिट के लिए D, वर्ड यानी 16 बिट के लिए W और बाइट यानी 8 बिट के लिए B। सेक्शन ब्रेक। द कोर ट्रायो कंट्रोल और स्टैक रजिस्टर्स। हालांकि ऊपर दिए गए रजिस्टर्स आर्बिट्रेरी नंबर्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 3 स्पेसिफिक रजिस्टर्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे कोड के स्ट्रक्चरल फ्लो और मेमोरी लेआउट को कंट्रोल करते हैं, जो हैं RIP, RSP और RBP। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी में एक स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन स्टैक फ्रेम के स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह हाई से लो मेमोरी एड्रेसेस तक डेटा के ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, जिसमें कॉलिंग फंक्शन के फ्रेम, रिटर्न एड्रेस, सेव्ड फ्रेम पॉइंटर और स्टैक के करंट टॉप पर लोकल वेरिएबल्स और टेम्परेरी स्टोरेज स्लॉट्स की पोजीशन को डिटेल में समझाया गया है। RIP यानी द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जिसे अक्सर दूसरे आर्किटेक्चर्स में प्रोग्राम काउंटर या PCB कहा जाता है, CPU द्वारा फेच और एग्जीक्यूट होने का वेट कर रही अगली मशीन इंस्ट्रक्शन का 64 बिट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। आप एक स्टैंडर्ड मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके RIP में सीधे कोई वैल्यू राइट नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय RIP कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस द्वारा इम्प्लिसिटली मॉडिफाई होता है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ये ऑटोमेटिकली RIP को करंट इंस्ट्रक्शन की बाइट लेंथ से इंक्रीमेंट करता है। जंप्स, JMP, JEJNE, ये RIP को एक टारगेट एड्रेस के साथ ओवरराइट करता है। फंक्शन कॉल, ये करंट RIP को स्टैक पर पुश करता है और RIP को कॉल्ड फंक्शन के स्टार्ट एड्रेस पर सेट करता है। रिटर्न्स, RET, यह स्टैक से टॉप वैल्यू को पॉप करता है और इसे RIP में रिस्टोर करता है।
x86-64 में कंपाइलर्स RIP रिलेटिव एड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक डेटा को करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की लोकेशन के रिलेटिव उनके ऑफसेट को कैलकुलेट करके एक्सेस किया जाता है, यानी RIP प्लस ऑफसेट, जो एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज को मेमोरी में पोजीशन इंडिपेंडेंट बनाता है, और यह एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन या ASLR के लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्शन ब्रेक। RSP यानी द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर करंट फंक्शन के कॉल स्टैक के टॉप का मेमोरी एड्रेस रखता है। चैप्टर 3.2 के हमारे डिस्कशन को याद कीजिए कि x86 आर्किटेक्चर पर स्टैक नीचे की तरफ ग्रो करता है, यानी हाई मेमोरी एड्रेसेस से लो मेमोरी एड्रेसेस की तरफ। जब आप स्टैक पर 64 बिट वैल्यू पुश करते हैं, यानी पुश RAX, तो CPU पहले RSP को 8 बाइट्स से डिक्रीमेंट करता है, यानी RSP इक्वल टू RSP-8, और फिर RSP द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी लोकेशन में 8 बाइट का पेलोड राइट करता है। जब आप कोई वैल्यू पॉप करते हैं, यानी पॉप RAX, तो CPU RSP पर मौजूद 8 बाइट वैल्यू को RAX में रीड करता है और फिर RSP को 8 बाइट्स से इंक्रीमेंट करता है, यानी RSP इक्वल टू RSP+8। अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट जो चैप्टर 2.3 से वापस कनेक्ट करती है। चैप्टर 2.3 में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स अलाइनमेंट को एक्सप्लोर किया था। सिस्टम V AMD 64 ABI स्टैक पॉइंटर के लिए एक स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट रूल एनफोर्स करता है, यानी किसी भी कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले RSP को 16 बाइट बाउंड्री पर अलाइन होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन हाई परफॉर्मेंस वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जैसे SIMD या AVX इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते समय RSP 16 से डिविजिबल नहीं है, तो CPU एक हार्डवेयर फॉल्ट यानी जनरल प्रोटेक्शन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्टैक एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे सब RSP 8 या सिमिलर पैडिंग इंजेक्ट कर देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह 16 बाइट अलाइनमेंट बना रहे। सेक्शन ब्रेक। RBP यानी द बेस फ्रेम पॉइंटर। बेस पॉइंटर या फ्रेम पॉइंटर किसी फंक्शन के स्टैक फ्रेम के अंदर एक एंकर पॉइंट की तरह काम करता है, जबकि RSP डायनामिकली शिफ्ट होता है जैसे जैसे पैरामीटर्स और टेम्परेरी वेरिएबल्स पुश और पॉप होते हैं। RBP एक फंक्शन कॉल के पूरे लाइफ स्पैन के लिए स्टेशनरी रहता है। लोकल वेरिएबल्स को RBP के रिलेटिव नेगेटिव ऑफसेट्स यानी RBP -8 और स्टैक पर पास किए गए पैरामीटर्स को पॉजिटिव ऑफसेट्स यानी RBP+16 का यूज करके एक्सेस किया जाता है। फ्रेम पॉइंटर ओमिशन ऑप्टिमाइजेशन -F ओमिट फ्रेम पॉइंटर मॉडर्न C++ कंपाइलर्स जिन्हें -O या -O3 के साथ ऑप्टिमाइज किया गया है, वे अक्सर फ्रेम पॉइंटर ओमिशन परफॉर्म करते हैं। अगर कोई फंक्शन डायनामिक स्टैक मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, तो कंपाइलर लोकल वेरिएबल्स को प्योरली RSP के रिलेटिव ट्रैक कर सकता है। ये RBP को एक 17th जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह यूज करने के लिए फ्री कर देता है, जिससे एक छोटा सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। हालांकि RBP को ओमिट करने से बैकअप ट्रेसिंग और प्रोफाइलिंग टूल्स जैसे कि GB या पर्फ को रन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेम पॉइंटर्स के बिना कॉल स्टैक को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपाइलर द्वारा जनरेटेड अनवाइंडिंग टेबल्स .EH फ्रेम को रीड करने की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। द सिस्टम V AMD 64 ABI कॉलिंग कन्वेंशन। जब आप C+ कोड लिखते हैं तो आप लॉजिक को मॉड्यूलर फंक्शंस में स्प्लिट करते हैं, लेकिन मशीन ये कैसे एश्योर करती है कि कॉल करने वाला फंक्शन यानी कॉलर और एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन यानी कॉली एग्री करें कि पैरामीटर्स कहाँ पास किए जाते हैं, रिटर्न वैल्यूज कहाँ रहती हैं, और कौन से रजिस्टर्स को बिना बग्स क्रिएट किए ओवरराइट किया जा सकता है। यह एग्रीमेंट एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस यानी EABI द्वारा डिफाइन किया जाता है। x86 64 पर चलने वाले लिनक्स, मैक OS और BSD सिस्टम्स पर सॉफ्टवेयर सिस्टम V AMD 64 ABI को फॉलो करता है। ध्यान दें, विंडोज एक थोड़ा अलग 86 64 ABI यूज करता है, लेकिन हम सिस्टम V पर फोकस करेंगे जो लिनक्स के लिए नेटिव है। ये रेफरेंस चार्ट 64 बिट असेंबली लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड कॉलिंग कन्वेंशन को एक्सप्लेन करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक फंक्शन के पहले 6 आर्गुमेंट्स को एक सेट सीक्वेंस में स्पेसिफिक CPU रजिस्टर्स में असाइन किया जाता है, जबकि उसके बाद के किसी भी आर्गुमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में स्टैक पर प्लेस किया जाता है। आर्गुमेंट पासिंग रूल्स। जब एक C++ फंक्शन कॉल किया जाता है, पहले 6 इंटीजर या पॉइंटर आर्गुमेंट्स को इसी ऑर्डर में स्पेसिफिक रजिस्टर्स में लोड किया जाता है। फर्स्ट आर्गुमेंट RDIECI, सेकंड आर्गुमेंट RASI, थर्ड आर्गुमेंट RDX, फोर्थ आर्गुमेंट RCX, फिफ्थ आर्गुमेंट R8, सिक्स्थ
आर्गुमेंट R9 अगर किसी फंक्शन में 6 से ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं तो 7 और उसके बाद के आर्गुमेंट्स को रिवर्स आर्डर यानी राइट से लेफ्ट मेमोरी स्टैक पर पुश किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट आर्गुमेंट फ्लोट और डबल GPR का यूज नहीं करते। वे SIMD वेक्टर रजिस्टर्स XMM0 से XMM7 का यूज करते हैं। रिटर्न वैल्यूज इंटीजर और पॉइंटर रिटर्न वैल्यूज को RAX के अंदर रखा जाता है। अगर कोई फंक्शन 128 बिट वैल्यू या 264 बिट फील्ड्स वाला एक सिंपल स्ट्रक्चर रिटर्न करता है तो ये लोअर 64 बिट्स के लिए RX और अपर 64 बिट्स के लिए RDX का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। कॉलर सेव्ड वर्सेस कॉली सेव्ड रजिस्टर्स। इमेजिन कीजिए कि फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल करता है। फंक्शन ए इंपोर्टेंट वेरिएबल वैल्यूज को रजिस्टर्स RDI, IR, AX और RBX के अंदर रख रहा है। जब फंक्शन बी चलना शुरू होता है तो उसे अपनी कैलकुलेशन करने के लिए रजिस्टर्स की जरूरत होती है। बिना रूल्स के फंक्शन बी फंक्शन ए के वेरिएबल्स को ओवरराइड कर देगा, जिससे बहुत बड़ा डेटा करप्शन हो सकता है। इसे रोकने के लिए ABI रजिस्टर्स को 2 स्ट्रिक्ट ग्रुप्स में बांटता है। यह डायग्राम 64 बिट AMMD आर्किटेक्चर्स के लिए सिस्टम 5 ABI कॉलिंग कन्वेंशन को आउटलाइन करता है, जिसमें प्रोसेसर रजिस्टर्स को कॉलर सेव्ड स्क्रैच रजिस्टर्स और कॉली सेव्ड प्रिजर्व्ड रजिस्टर्स में कैटेगराइज किया गया है। यह उन रूल्स को इलस्ट्रेट करता है कि डेटा करप्शन को रोकने के लिए एक सबरूटीन कॉल के दौरान कौन सा फंक्शन रजिस्टर स्टेट्स को सेव और रिस्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉलर सेव्ड वोलेटाइल या स्क्रैच रजिस्टर्स RX, AXC, XRDX, R, SIREI, R, 8R9, R10, R11 रूल यह है कि कॉल किया गया फंक्शन यानी कॉल इन रजिस्टर्स को बिना रिस्टोर किए किसी भी टेम्परेरी कचरे से ओवरराइट करने के लिए पूरी तरह फ्री है। इसका मतलब यह है कि अगर फंक्शन ए किसी कॉलर सेव्ड रजिस्टर में कोई वैल्यू रखता है और फंक्शन बी को कॉल करता है तो फंक्शन ए को कॉल इंस्ट्रक्शन से पहले उस रजिस्टर को स्टैक पर सेव करना होगा अगर उसे बाद में उस वैल्यू की जरूरत है। कॉली सेव्ड नॉन वोलेटाइल या प्रिजर्व्ड रजिस्टर्स RBX, RSP, RBP, R12, R13, R14, R15 रूल इन रजिस्टर्स को फंक्शन कॉल्स के दौरान अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इम्प्लीकेशन। अगर फंक्शन भी अपने इंटरनल ऑपरेशंस के लिए RBX या R12 का यूज करना चाहता है तो उसे फंक्शन की शुरुआत में ही यानी प्रोलॉग में उनकी ओरिजिनल वैल्यूज को स्टैक पर पुश करना होगा और वापस लौटने से ठीक पहले यानी एपिलॉग में उनकी ओरिजिनल स्टेट्स को रिस्टोर करने के लिए उन्हें पॉप बैक करना होगा। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डीप डाइव थ्रेड्स को कनेक्ट करना। सिस्टम आर्किटेक्चर को सच में मास्टर करने के लिए हम रजिस्टर्स को अलग से नहीं देख सकते। हमें यह समझना होगा कि रजिस्टर्स बाकी के एग्जीक्यूशन पाइपलाइन और कर्नेल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं। यह डायग्राम हार्डवेयर मेमोरी हायरार्की और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंपोनेंट्स के बीच एक्सेस लेटेंसी को इलस्ट्रेट करता है। यह एग्जीक्यूशन इंजन और रजिस्टर फाइल के बीच जीरो लेटेंसी कनेक्शन को हाईलाइट करता है। साथ ही लेवल 1 डेटा कैशे से रजिस्टर्स में लाइंस को फिल करने के लिए रिक्वायर्ड 4 to 5 साइकिल लेटेंसी को भी दिखाता है। ###1 रजिस्टर्स वर्सेस L1 कैश हायरार्की ओपन ब्रैकेट चैप्टर 16.2 कनेक्शन क्लोज ब्रैकेट। चैप्टर 16.2 में हमने L1 SRAM कैश लाइंस को देखा था, ओपन ब्रैकेट जो आमतौर पर 64 बाइट्स वाइड होती हैं, क्लोज ब्रैकेट। हालांकि L1 कैश फास्ट है, फिर भी L1 में डेटा एक्सेस करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। 1 TLB ओपन ब्रैकेट ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर क्लोज ब्रैकेट के जरिए एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, 2 सेट इंडेक्स बिट्स को कैलकुलेट करना और टैग एरेज को सर्च करना, 3 पूरी कैश लाइन को इंटरनल बफर्स में रीड करना। रजिस्टर्स पूरी तरह से एड्रेस ट्रांसलेशन और कैश कंट्रोलर्स को बाईपास कर देते हैं। रजिस्टर्स को सीधे 4 बिट इंस्ट्रक्शन बिट फील्ड्स का यूज करके इंडेक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर इंडेक्स 0000 RAX से मैप्ड होता है। एक रजिस्टर को एक्सेस करने में फिजिकल वायरिंग लाइंस को सीधे ALU इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स में ड्राइव करना शामिल होता है। जहां L1 कैश हिट में लगभग 4 to 5 साइकिल्स लगते हैं, वहीं एक रजिस्टर रीड उसी क्लॉक साइकिल स्टेज में होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन खुद होता है। ###2 स्टैक फ्रेम मैकेनिक्स ओपन ब्रैकेट चैप्टर 3.2 कनेक्शन क्लोज ब्रैकेट। चैप्टर 3.2 में हमने ट्रेस किया था कि फंक्शन फ्रेम्स कैसे बनते हैं। अब हम उस मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट करने वाले एग्जैक्ट असेंबली लॉजिक को देख सकते हैं। जब कोई फंक्शन शुरू होता है
तो फ्रेम सेटअप सीक्वेंस, जिसे फंक्शन प्रोलॉग के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर एग्जीक्यूट होता है। यह असेंबली लैंग्वेज सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट सेटअप करता है। यह कॉलर के रेफरेंस पॉइंट को प्रिजर्व करता है, करंट फंक्शन की मेमोरी के लिए एक नया बेस एस्टेब्लिश करता है और लोकल वेरिएबल्स के लिए स्टैक पर स्पेस रिजर्व करता है। और जब फंक्शन कंप्लीट होता है तो फंक्शन एपिलॉग फ्रेम को अनवाइंड करता है। यह असेंबली लैंग्वेज सीक्वेंस एक फंक्शन के क्लीनअप और एग्ड प्रोसेस को हैंडल करता है। यह लोकल वेरिएबल्स के लिए एलोकेट की गई मेमोरी को रिलीज करता है, कॉलर के ओरिजिनल रेफरेंस पॉइंट को रिस्टोर करता है और कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन को ट्रांसफर करता है। 3 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस रिंग 3 ट्रिंग 0 ट्रांजिशंस चैप्टर 15.1 कनेक्शन। चैप्टर 15.1 में हमने प्रिविलेज यानी रिंग 3 यूजर मोड वर्सेस रिंग 0 कर्नेल मोड और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के बारे में डिस्कस किया था। जब आपका C++ प्रोग्राम कोई सिस्टम कॉल ट्रिगर करता है, जैसे stdcout द्वारा राइट सिस्कॉल को कॉल करना, या जब कोई हार्डवेयर टाइमर इंटरप्ट फायर होता है, तो CPU यूजर मोड से कर्नेल मोड में ट्रांजिशन करता है। क्योंकि लाइनेक्स कर्नेल बिल्कुल सेम CPU कोर पर पूरी तरह से अलग एग्जीक्यूशन कोड रन करने वाला है, इसलिए सभी यूजर मोड रजिस्टर्स का एक्टिव स्टेट प्रिजर्व होना ही चाहिए। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान कर्नेल एग्जीक्यूशन हैंडलर इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट करता है, जो RAX, RBX, RCX, RX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP, RIP फ्लैग्स और R8 से R15 के कंटेंट्स को PTREGs यानी रजिस्टर स्टेट फ्रेम नाम के एक कर्नेल स्पेस मेमोरी स्ट्रक्चर में सेव करता है। जैसे ही कर्नेल इंटरप्ट या सिस्टम कॉल को हैंडल करना खत्म कर लेता है, ये इसका उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये PTREGs से सभी सेव किए गए रजिस्टर स्टेट्स को वापस फिजिकल CPU रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स में लोड करता है और सिसरेट या आइरेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है यूजर स्पेस को, बिना यह पता चले कि उसके रजिस्टर्स को कर्नेल द्वारा कुछ समय के लिए क्लियर और रीयूज किया गया था। काम फिर से शुरू हो जाता है। सेक्शन ब्रेक ब्रिंगिंग इट टू लाइफ। C++ असेंबली आउटपुट में रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करना। चलिए देखते हैं कि C++ कोड कैसे रजिस्टर ऑपरेशंस में बदलता है। मान लीजिए हमारे पास यह सिंपल C++ फंक्शन है जो पैरामीटर्स का वेटेड डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है। यह C++ फंक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक सीरीज परफॉर्म करता है। यह मल्टीपल इनपुट्स लेता है, उन्हें पेयर्स में मल्टीप्लाई करता है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स को एक एडिशनल वैल्यू के साथ जोड़ता है और फाइनल कैलकुलेटेड सम रिटर्न करता है। चलिए इंटेल सिंटैक्स का यूज करके GCC-O2-S द्वारा जनरेट किए गए x86-64 असेंबली आउटपुट को देखते हैं। यह असेंबली फंक्शन इनपुट वैल्यूज के 3 पेयर्स को मल्टीप्लाई करके, उन प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड करके और फिर फाइनल रिजल्ट रिटर्न करने से पहले स्टैक से रिट्रीव की गई 7th वैल्यू को ऐड करके एक क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करता है। असेंबली को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए ट्रेस करते हैं कि हमारे द्वारा सीखे गए ABI रूल्स का कैसे यूज किया जा रहा है। पैरामीटर पासिंग। कंपाइलर पहले 6 आर्गुमेंट्स ASAF को सीधे रजिस्टर्स RDI, RSI, RDX, RCX, R8 और R9 में मैप करता है। इन वैल्यूज को पाने के लिए किसी मेमोरी रीड की जरूरत नहीं थी। 7th पैरामीटर एक्स्ट्रा GGPR आर्गुमेंट एरे में फिट नहीं हो सका, इसलिए कंपाइलर ने एक मेमोरी फेच इंस्ट्रक्शन जनरेट किया, कीवर्ड PTR RSP+8। रजिस्टर एलोकेशन एफिशिएंसी। ध्यान दीजिए कि GCC ने किसी भी कॉली सेव्ड रजिस्टर्स जैसे RBX, R12 to R15 को पुश या पॉप नहीं किया। क्योंकि ये एक शॉर्ट लीव फंक्शन है, कंपाइलर ने बहुत ध्यान से सारे अरिथमेटिक को कॉलर सेव्ड रजिस्टर्स जैसे RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 का यूज करके परफॉर्म करने का डिसीजन लिया। इससे रजिस्टर्स को स्टैक में सेव और रिस्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे कीमती क्लॉक साइकिल्स बच गए। रिटर्निंग द रिजल्ट। सिस्टम 5 ABI के अकॉर्डिंग रिटर्न वैल्यूज को RAX में ही रखा जाना चाहिए। फाइनल ऑपरेशन कंप्यूटेड सबटोटल को RDI में रखता है, RDI को RAX में मूव करता है, यानी मूव RAX, RDI और रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। इस सेक्शन में हमने CPU कोर के 0 लेटेंसी वर्कबेंच को समझा। हमने x86 रजिस्टर्स के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को 16 बिट AX से 32 बिट EAX और फिर 64 बिट RAX तक ट्रेस किया और क्रूशियल 32 बिट 0x अटेंशन रूल को एग्जामिन किया। हमने 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स को कैटलॉग किया और स्पेशल कंट्रोल रजिस्टर्स जैसे RIP
इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आर, एसपी, स्टैक पॉइंटर और आरबीपी, बेस फ्रेम पॉइंटर को एक्सप्लोर किया। हमने सिस्टम 5 AMD 684 ABI कॉलिंग कन्वेंशन को डिकंस्ट्रक्ट किया, ये सीखते हुए कि पैरामीटर्स कैसे RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 के थ्रू रूट होते हैं, वैल्यूज कैसे RAX के थ्रू रिटर्न होती हैं, और कैसे कॉलर सेव्ड वर्सेस कॉली सेव्ड रजिस्टर रूल्स डेटा करप्शन को रोकते हैं। फाइनली हमने देखा कि कैसे रजिस्टर एलोकेशन का कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, L1 SRAM आर्किटेक्चर और स्टैक अलाइनमेंट रूल्स से है। अब जब आप कोर में इन बिल्ट आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स को समझ गए हैं, तो हम अपने C++ कोड के रन होने के साथ साथ इन रजिस्टर्स को रियल टाइम में चेंज होते हुए कैसे देख सकते हैं। सेक्शन 17.3 में हम GDB यानी GNU डिबगर और कंपाइलर एक्सप्लोरर godbolt.org को स्टार्ट करेंगे, ताकि रजिस्टर वैल्यूज को लाइन बाय लाइन इंस्पेक्ट किया जा सके, हैवी वर्कलोड्स के अंडर रजिस्टर प्रेशर को ऑब्जर्व किया जा सके और यह सीखा जा सके कि प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में लो लेवल रजिस्टर करप्शन को कैसे डिबग करते हैं।